हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जैसा भी आपको आता है। एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर 0.5 एम्पीयर की धारा देता है एवं 0.8 पश्च की शक्ति गुणक पर रखता है, यानी पश्चगामी समझते होंगे आप सभी। एक होता है अग्रगामी आगे की ओर, एक होता है पश्चगामी यानी पीछे की ओर। 0.8 पीछे की ओर का एक पावर फैक्टर है। तो इस फैन की पावर क्या होगी, यानी पावर पूछी गई है इस फैन की क्या होगी, आपको बताना है वाट में। पावर को वाट में व्यक्त किया जाता है। तो आपको जल्दी से आंसर टाइप करना है। एक सीलिंग फैन है यानी छत वाला पंखा, जिसकी जो कि 220 वोल्टेज पे कार्य कर रहा है, जो कि 0.5 एम्पीयर की धारा ले रहा है एवं 0.8 पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। तो इस फैन की पावर क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर निकालना आता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। 98 वाट, 88 वाट या 78 वाट या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, पावर निकालते हैं तो P बराबर में VI। तो P बराबर में VI निकालना है हमें, यानी इसका मतलब V हमें दे रखा है 220, I दे रखा है 0.5, पावर फैक्टर दे रखा है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.8 म्यू एफ या माइक्रोफेरेड में होता है हमेशा। तो दोस्तों 220 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 110 आ गया। 110 को फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 88 वाट। समझ में आ गया होगा आप सभी को। हमेशा जितना पावर फैक्टर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है जितनी पावर होती है उसके साथ। जैसे मान लो पावर आ गई 110 वाट, 110 वाट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 88 वाट इसकी ओरिजिनल पावर आ गई, रियल पावर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वॉशिंग मशीन में किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर प्रयुक्त होता है, यानी कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है वॉशिंग मशीनों के अंदर। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का, या प्रतिरोधक स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का, या जो स्थायी संधारित्र मोटर होती है या परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोला जाता है जिसको, इसका, या शेडेड पोल मोटर का। कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है दोस्तों ये। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। वॉशिंग मशीन में किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर प्रयुक्त होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। हमेशा स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है या परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 3 फेज प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर है तो उसके 2 आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा। यह क्वेश्चन DMRC में पूछा गया है। क्या मोटर की चाल है वो शून्य हो जाएगी, या मोटर की चाल बढ़ जाएगी, या मोटर कम चाल पर उसी दिशा में चलती रहेगी, या मोटर उल्टी दिशा में घूमती रहेगी। यानी 3 टर्मिनल हैं RYB। जैसे मान लो इस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर हम इन 2 टर्मिनलों को बदल देते हैं, यानी इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब मोटर है वो, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर 3 फेज प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर के 2 आपूर्ति टर्मिनल्स या 2 फेजों को आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मोटर है वो उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी या उल्टी दिशा में घूमती रहेगी। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारे क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सामान्यतः प्रचालित होती है, ये भी DMRC में पूछा गया है। क्या 0.8 पावर फैक्टर अग्रता पर, अग्रता का मतलब हो गया अग्रगामी, पश्चात का मतलब होता है पीछे यानी पिछड़ा हुआ, समझ में आ गया होगा। यानी 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है वो किसके ऊपर प्रचालित होती है, 0.8 पावर फैक्टर अग्रता पर, या 0.8 पावर फैक्टर पश्चात पर, या इकाई पावर फैक्टर के ऊपर, या बहुत कम पावर फैक्टर के ऊपर। कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जितने कैंडिडेट देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः प्रचालित होती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। हमेशा आपको ध्यान रखना है 0.8 पश्चगामी पावर फैक्टर के ऊपर, यानी पिछड़ा हुआ होता है उसके ऊपर कार्य करती है।
अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर वोल्टमीटर की प्रास को बढ़ाना है तो उसके द्वारा तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी वोल्टमीटर है, वोल्टेज मापने के लिए होता है, उसकी सीमा को बढ़ाना है, यानी ज़्यादा वोल्टेज चेक करने के लिए उसको काम में लेना है जितनी उसकी क्षमता भी नहीं है, तो हमें किस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हम उसकी प्रास को बढ़ा सकते हैं। क्या समांतर में उच्च प्रतिरोध लगाकर या श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध लगाकर। श्रृंखला का मतलब हो गया दोस्तों सीरीज या श्रेणी बोल सकते हैं इसको, या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध या समांतर में निम्न प्रतिरोध। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। वोल्टमीटर का प्रास निम्नलिखित द्वारा आबद्ध करके या जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। कौन सा आंसर होगा। यह भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, डीएमआरसी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। हमेशा सीरीज के अंदर हाई रेजिस्टेंस या उच्च प्रतिरोध को जोड़कर हम वोल्टमीटर की प्रास को बढ़ा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वो रेजिस्टेंस खपत कर लेगा, जो कि अतिरिक्त प्रतिरोध है वो। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एलसीडी का विस्तार रूप क्या होता है। ये भी डीएमआरसी में पूछा गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। ये लगभग एग्जाम से पूछा भी जाता है। क्या लॉजिकल कोड डिस्प्ले या लाइट क्रिस्टल डायोड या लॉजिकल कोरेक्टर डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। जिसको भी जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि एलसीडी का पूरा नाम होता है। एल से हो गया लिक्विड, सी से हो गया क्रिस्टल, डी से हो गया डिस्प्ले। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। जो एससीआर होता है उसको कई बार किस नाम से भी जाना जाता है, यानी एससीआर की जगह पे क्या नाम लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, ये आपको पता है क्या। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। क्या ट्रायोग, डायोग या यूजेटी या थायरिस्टर। कौन सा आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। एससीआर को कई बार किस नाम से पुकारा जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी थायरिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो एससीआर की जगह पे कई बार थायरिस्टर भी लिखा हुआ आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह तो वैसे मैथ का क्वेश्चन आ गया। 8 मीटर लंबा खंबा है बिजली का, जिसको ए बी से व्यक्त किया गया है, यानी एक बिजली का खंबा है जिसकी लंबाई है 8 मीटर। समझ में आ गया होगा इतना तो 3 मीटर की ऊंचाई पर मुड़ जाता है, यानी खंबे टोटल लंबाई इसकी कितनी है 8 मीटर, और 3 मीटर की लंबाई के ऊपर ये खंबा यहाँ से टूट जाता है, यानी 3 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। जल्दी से बता दीजिए, आपको निकालना आता है, इतने टाइम में निकाल लीजिए। तो 3 मीटर बच गया, यानी 3 मीटर ऊंचाई से ये टूट गया, बाकी यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब टोटल लंबाई थी इसकी 8 मीटर। ये देखिए 8 मीटर का खंबा था और 3 मीटर की ऊंचाई पे ये टूट गया। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई, यानी ये खंबा यही तो है जो टूट के यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये 3 हो गई, ये 5 हो गई। तो आपको आधार निकालना है इसका। इसको क्या बोला जाता है, लंब। इसको बोला जाता है कर्ण। जल्दी से बता दीजिए निकाल के। तो आपको ए बी की दूरी पता करनी है, यानी इन दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, इस दूरी को बताना है आपको। ये दूरी क्या है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, जैसे मान लो हमें आधार निकालना है तो आधार बराबर में स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 5 की स्क्वायर किया 25। लंब कितना था 3 का स्क्वायर किया 9। तो 25 में से 9 गए 16, और यहाँ पे ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मतलब रूट लग जाएगा। 16 का रूट होता है 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 मीटर। यानी ए और बी की जो नीचे से दूरी है ज़मीन पे वो है 4 मीटर, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सामान्यतः हिस्टैरिसीस मोटरें होती है वो कितनी क्षमता के लिए बनी होती है, 60 से 100 वाट के बीच में, 2 से 16 वाट के बीच में, या 50 से 60 वाट के बीच में, या 100 से 110 वाट के बीच में। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है।
सामान्यतः हिस्टैरिसीस मोटरें होती है वो कितनी क्षमता के लिए बनी होती है? हाँ तो दोस्तों ये हिस्टैरिसीस मोटर होती है, इनका उपयोग ज़्यादातर विद्युत गाड़ियाँ होती है उनमें भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसकी प्रास होती है 2 से 16 वाट के बीच में, यानी ये जो मोटरें होती है ये 2 से 16 वाट के बीच में बनाई जाती है, यानी कम क्षमता की होती है, छोटी। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत गाड़ी में उपयोग होने वाली मोटर कौन सी होती है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, या सैडेड पोल मोटर, या हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस मोटर? कौन सा आंसर होगा? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। विद्युत गाड़ियों में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसके अंदर दो आंसर आ रहे हैं, एक तो हिस्टैरिसीस मोटर हो गया, 2 से 16 वाट के बीच में बनाई जाती है, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। सैडेड पोल मोटर का भी उपयोग किया जाता है और जो हिस्टैरिसीस प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है उनका भी उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आपको इन दोनों का। अगर दोनों आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आ जाए तो आपको सैडेड पोल पे ही क्लिक करना है दोस्तों, यानी इसको भी सही माना जाता है। और वैसे आप दोनों में से कोई भी करेंगे तो दोनों ही सही माने जाएंगे। अगर दोनों में से एक ऑप्शन होगा तो आपको इन दोनों को देख लेना है कौन सा ऑप्शन दे रखा है उनके अंदर। सैडेड पोल मोटर का भी उपयोग किया जाता है विद्युत गाड़ियों में और हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस मोटर का भी किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक छत के पंखे के स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 900 mm, 1200 mm, 1400 mm या उपरोक्त सभी? जो छत का पंखा होता है दोस्तों उसकी लंबाई हमेशा जो ब्लेड होती है उनके हिसाब से व्यक्त की जाती है। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर निकालना आता है। जैसे मान लीजिए छत का पंखा है तो इसकी लंबाई नापनी है, तो केंद्र से लेकर जो यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसी को मापा जाता है। ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को मापा जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत के नियमानुसार जो छत के पंखे होते हैं वो 3 साइजों में अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है 900 mm, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी 1200 mm जो मध्यम साइज का होता है, एक होता है 1400 mm जो कि बड़ा होता है साइज में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? छत के पंखों में कौन सी प्रकार की एक फेज मोटर प्रयोग की जाती है? यानी कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है जो छत वाले पंखे होते हैं उनके अंदर? सैडेड पोल का, या परमानेंट कैपेसिटर मोटर का, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, या यूनिवर्सल मोटर का? ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर टाइप करके कमेंट बॉक्स में। छत के पंखों में कौन सी प्रकार की एक फेज मोटर प्रयोग की जाती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसके अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्ट वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। एक वाइंडिंग होती है जिसको सहायक वाइंडिंग बोला जाता है, या दूसरी होती है उसको रनिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? छत के पंखे में कौन सी वाइंडिंग होती है वो स्लॉट के अंदर गहराई में डाली जाती है? स्टार्टिंग या रनिंग, या उपरोक्त में से ए और बी दोनों, यानी दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा? यानी आपने देखा होगा, चित्र में देख लीजिए, छत का पंखा होता है, गोल होता है, उसका जो रोटर होता है उसके अंदर एक तो अंदर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, एक बाहर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो गहराई का मतलब जो अंदर वाली वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। छत के पंखे में कौन सी वाइंडिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग को अंदर गहराई में स्थापित किया जाता है और जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो बाहरी साइड में होती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा बहुत ज़्यादा होता है और ये पतले तार की बनाई जाती है और लपेट भी अधिक होते हैं। जो रनिंग वाइंडिंग होती है ये कम लपेटों की होती है और
जो मोटा तार होता है उससे बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो कैपेसिटर होता है, चित्र में देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में जोड़ा जाता है। देख लीजिए डायग्राम के अंदर आप स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बारे में दे रखा है, कौन सी वाइंडिंग कहाँ पे स्थापित की जाती है। ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक संधारित्र प्रकार की मोटर या एक कैपेसिटर प्रकार की जो मोटर वाले टेबल फैन की घूमने की गति को कैसे बदलोगे, यानी घूमने की दिशा बदलनी है हमें। जो एक टेबल फैन है जिसके अंदर कौन सी मोटर है, संधारित्र प्रकार की मोटर, कैपेसिटर प्रकार की मोटर है, तो किस प्रकार से आप बदल सकते हैं उसकी दिशा को। क्या रेगुलेटर के संयोजन को बदलकर, या रोटर को बदलकर, या सहायक या मुख्य कुंडलन होती है उनमें से किसी एक के संयोजन को बदलकर, या पर्दाई की लीड बदलकर। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको सहायक वाइंडिंग बोला जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्य कुंडलन मतलब रनिंग वाइंडिंग, जो कि बाद में कार्य करती है या घुमाती रहती है। सहायक वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग, मुख्य कुंडलन यानी रनिंग वाइंडिंग बोला जाता है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सहायक या मुख्य कुंडलन या स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आपस में बदलकर हम पंखे की घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। छत के पंखे में कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, ये पूछा गया। क्या स्लॉट के अंदर जो गहराई में स्थित वाइंडिंग होती है उसका, या स्लॉट के बाहरी वाइंडिंग का, या उपरोक्त ए और बी दोनों में से किसी का भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा। छत के पंखे में कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस अधिक होता है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हमेशा जो स्लॉट के अंदर गहराई में स्थापित की जाती है। मैंने आपको बताया है जो पंखा होता है उसमें बाहरी तरफ रनिंग वाइंडिंग होती है, जो अंदर की तरफ होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पतले तार की बनाई जाती है, लपेट अधिक होते हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है, लपेट कम होती है। कैपेसिटर को हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में जोड़ा जाता है